फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स ही दूर रहा अपने ऑल टाइम हाई से। थोड़ा स्लिप जरूर हुआ है वहां से बैंक निफ्टी, अब लगभग 44,000 के पास पहुंच गया है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी स्टूडियो में बने। निकुंज, वी वर लिटरली ऑल वेटिंग कि कैसे आए, बस इट वाज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ कुछ पॉइंट्स का ही फ्रैक्शन था और तो कुछ नहीं। नया हाई बना लिया, पॉइंट बन गया, नया हाई नहीं बना है, नए हाई को दोबारा छुआ है। करेक्ट। तो टेक्निकली मैथमेटिकली नया हाई नहीं बना है। यस, मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नया ये लेवल कब था? दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 के अंदर माहौल क्या था? दिसंबर 2022 में वैल्यूएशंस क्या थे? दिसंबर 2022 में पार्टिसिपेशन क्या था? और दिसंबर 2022 में एफआई का रुख क्या था? बिल्कुल। तो आगे का रास्ता उसी पर मिलता है। तो इन चारों चीज़ों को हम देखते हैं। दिसंबर 2022 में सबसे पहले पार्टिसिपेशन की बात करें, उस समय पार्टिसिपेशन बल्कि था। ओपन इंटरेस्ट टेक्निकली उस समय बैंक निफ्टी का आप देखें दिसंबर में, उस समय काफ़ी वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था। उस समय मार्केट के अंदर पीएसयू बैंक्स का बोलबाला था। राइट, करेक्ट। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि अगर दिसंबर से आप 6 महीने का ग्राफ देखें, डायरेक्टर साहब हमारे शायद फायर करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे है, कोटक महिंद्रा बैंक 6% ऊपर है, आईडीएफसी बैंक 15% ऊपर है, एयू फाइनेंशियल 7% ऊपर। मान लीजिए आंकड़े ठीक है, चिंता मत करिए। नहीं, मैं वही चेक कर रही थी और हर एक आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस 7%, कोटक बैंक 6.5% ऊपर है, आईडीएफसी बैंक 15% ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे है। आंकड़े ऐसे ही मैच करेंगे, नहीं देख कर आया पर याद रह जाती हैं चीजें। तो इसके अंदर चेंज क्या है? चेंज ये है कि प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा उछाल हमने देखा है, मगर पीएसयू बैंक्स पीछे जा चुके हैं। पहला वो है। सेकंड, लार्ज पार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन हुआ है बिकॉज एफआई वापस आ रहा है। एफआई टिपिकली पीएसयू बैंक्स नहीं लेते हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि उनके पैरामीटर्स में फिट नहीं होता है जी। पिछले दिसंबर में एफआईज बेच रहे थे, मगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, वहाँ पर हम देख रहे थे वो तेजी आ रही थी। तो एक बड़ा डिफरेंस है। तीसरा, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कम है। चौथा, 2 क्वार्टर के बाद इनके अंदर नतीजे और आ गए हैं। तो 2 क्वार्टर के बाद अगर नतीजे आते हैं तो प्राइस टू बुक और पी मल्टीपल, जिसपे वैल्यूएशंस पर हम देखते हैं, तो इसके अंदर वो भी और सस्ता हो गया है। तो कुल मिलाकर के बैंक निफ्टी जब नया हाई बनाएगा, आई थिंक आज भी हो सकता है, कल भी होगा। अब तो ये एक फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई जी, कब घर गाड़ी, हम ऑफिस से निकल रहे, घर पहुंचेंगे, 2 मिनट पहले पहुंचे, 2 मिनट बाद पहुंचे, फर्क नहीं पड़ता है, घर पहुंच जाएंगे। जब शाम को जाते हैं तो कई फोन करते हैं ना घर वाले, कहाँ आ रहे हैं जी? आ रहे हैं जी। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा है, मगर क्या ऑल टाइम हाई बना करके रुकेगा या और ऊपर जाएगा? मुझे लगता है और ऊपर जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, एफआई वापस आ चुका है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, पार्टिसिपेशन है नहीं, और प्राइवेट बैंक का वर्चस्व वापस आ गया। निकुंज सर, एक चीज़ मेरे को पता करनी है। आज आप मीटिंग में भी बात कह रहे थे कि जो बॉन्ड यील्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नीचे भी गई हैं, भारत में भी गई हैं, यूएस में भी गई हैं। इसका कोई बैंकिंग कनेक्शन है कि बॉन्ड यील्ड्स फियर इंडेक्स है कि आप ठीक है, आप रिस्क एसेट्स में जा सकते हो, आपको अलाउ करेगा, जैसे से नीचे जाएगा आप रिस्क एसेट्स में जा सकते हो। तो इसको बैंक निफ्टी से किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं क्या हम? देखिए, बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं? बॉन्ड यील्ड्स वो होती हैं जिसके अंदर भारत सरकार, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को 10 साल आगे का किस रेट पर पैसा मिलता है, हम बॉन्ड यील्ड को 10 ईयर बेंचमार्क उसको बोलते हैं। वह जब नीचे आती है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सबको लगता है कि महंगाई एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने वाली है। तो जो इन्फ्लेशन का हमने डेटा देखा है, और जो हो सकता है और भी कम है अगर मानसून इस साल ठीक ठाक हो जाएगा, बिकॉज क्रूड प्राइसेस गिर चुके हैं, तो बॉन्ड यील्ड नीचे आने का मतलब है कि जो ब्याज दर हैं, ब्याज दर पीक आउट हो रही हैं, और आने वाले समय में ब्याज दर नीचे जाएंगी। जब ब्याज दर नीचे जाती हैं तो ज़ाहिर है डिमांड ऊपर आती है, इन्फ्लेशन कम होती है। तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है बैंक्स की बैलेंस शीट के अंदर, ट्रेजरी में, बिकॉज इनके बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर अचानक ट्रेजरी गेन्स आएगा। तो बड़े पीएसयू बैंक्स और बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर, आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इफ बॉन्ड यील्ड स्टे बिलो 7%, दे विल हैव लार्ज मार्क टू मार्केट गेन्स। जो पिछले साल मार्क टू मार्क लॉसेस थे, इस साल गेन्स आ जाएंगे। नंबर 2, जब बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती है तो मार्केट का मूल्यांकन ऊपर जाता है, बिकॉज आप एक टेम्पलेट में हमेशा वर्क करता है मार्केट की, जब यील्ड्स नीचे आती हैं तो मार्केट का फॉरवर्ड इक्विटी रिटर्न प्रीमियम ऊपर जाता है। तो ज़ाहिर है आने वाले समय के अंदर ग्रोथ स्टॉक्स वापस आएंगे। तीसरा, यील्ड का नीचे आना यह भी एक इंडिकेशन है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर वाइब्रेंसी आ रही है, तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमेशा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, डिम्पी, बॉन्ड यील्ड्स का आना सबके लिए अच्छा है। आपके लिए मेरे लिए अच्छा है बिकॉज हमारी ब्याज दरें कम होंगी, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है,
और बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है बिकॉज उनके M2M गेन्स आने लग जाएंगे, तो बॉन्ड यील्ड का नीचे आना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो 7% से नीचे है, ये अच्छी बात है। लेकिन बैंक निफ्टी में जिस तरह से हम रिटर्न्स देख रहे हैं और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही है, लेकिन निफ्टी में मैं देख रही थी दिसंबर से लेकर अब तक बैंक निफ्टी के मुकाबले इतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 5% के मूव्स तो दिखाए हैं। बैंक निफ्टी, बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन है, लेकिन उसके अलावा बिकॉज आज अभी हम जहां बाजार की तेजी की बात करें, कहाँ नजर रिलायंस में नजर रखिए। मेरे हिसाब से रिलायंस अगर 2 साल से आप देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। डायरेक्टर साहब चार्ट निकालें रिलायंस का, और चार्ट मतलब 2 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे रिलायंस के अंदर तो 2 साल से देखिए तो आज का चार्ट लग रहा है। 2 साल का चार्ट अगर आप निकालेंगे रिलायंस का तो रिलायंस 2 साल के अंदर करीब 29% बढ़ा है। और 1 साल का चार्ट, 1.25 साल का चार्ट देखेंगे तो रिलायंस के अंदर 1.25 साल से कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं आई है। और रिलायंस में देखिए 52 वीक चेंज रिलायंस का केवल 3% है। 2020 अब तक तो काफी अच्छा बढ़ 20 तो देखिए 20 तो कोविड का ड्रॉप आ गया था, वो तो देखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 21 से में आपको 1 साल 1.25 साल का रिटर्न देखना चाहिए। जब मार्केट ने नया हाई बनाया था, मार्केट ने अक्टूबर 2021 में नया हाई बनाया था, उसके बाद निफ्टी उस लेवल पर नहीं आया है। तो क्योंकि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आपको देखना है तो SBI और ICICI बैंक की बात करनी पड़ेगी। मार्केट की आप बात करें निफ्टी की तो आपको रिलायंस की बात करनी पड़ेगी। मार्केट ने नया हाई कब बनाया था? अक्टूबर 2021 में। उसके बाद अगर आप देखें तो रिलायंस के अंदर जबरदस्त रिटर्न नहीं आया है जी। तो मैं यही पॉइंट बोल रहा हूँ कि रिलायंस में नजर रखिए, इसके सारे बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं। इसके अंदर FI का ओनरशिप रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा, रिलायंस की एक नई लिस्टिंग होने वाली है, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्री के शेयर आने वाले हैं, शायद सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आ जाएंगे। तो जाहिर है उस बिजनेस को लेने के लिए भी कई लोग रिलायंस खरीदना चाहेंगे। जियो की प्रॉब्लम सेटल हो चुकी हैं और रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप देखिए तो विंडफॉल टैक्स की वजह से इनको जो मार पड़ी थी वह भी ठीक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर रिलायंस मुझे लग रहा है कि इज केपेबल ऑफ डूइंग गुड थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। और अगर नीचे आता है मार्केट तो इन्होंने जो केपेक्स प्लान करा था उसके अंदर भी इनको बेनिफिट होगा। और ये जो अक्टूबर 2021 की आप बात करें तब से लेकर अब तक 7.5% के डाउन रिटर्न्स हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहां से अब एक बीट अपवर्ड जाते हुए नजर अक्टूबर 2021 से 7.5% तक के गिरावट मैंने डेटा देखा नहीं था तो मैं देख रही हूँ। हाँ, तो अक्टूबर 2021 से रिलायंस में क्या हुआ देखिए 7% की गिरावट आई है। तो 7% की गिरावट 2000 अक्टूबर 21 से रिलायंस में है जी। निफ्टी आ चुका है ऑलरेडी, रिलायंस सबसे बड़ा हैवी वेट है। तो पिछले 1.5 साल में अगर ये डेटा आप जो बता रहे हैं सही है तो रिलायंस ने निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म करा है। तो निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई बना रहा है तो रिलायंस सबसे बड़ा हैवी वेट है। करेक्ट। तो आई थिंक इट हैज टू कैच अप। इट हैज बीन अ ड्रैगर। करेक्ट। देखो सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, ये जो 4 बैंक हैं HDFC, ICICI, कोटक और SBI, इन सब की कंबाइन वेटेज 75% है। इस बार ये सारे चले तो हमने निफ्टी को 400 पॉइंट पीछे ऑल टाइम हाई से, बट जबकि बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये चारों सिलेंडर्स आगे भी फायर करेंगे? अगर इसमें कहीं मिस फायर हुआ ना सर, फिर दिक्कत ना आ जाए कहीं? नहीं डिम्पी, आप जो वेटेज की बात कर रहे हैं शायद आप बैंक निफ्टी के वेटेज की बात कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर जो फाइनेंशियल्स का वेटेज है वो 35%। यस सर, बैंक निफ्टी के कह रहा हूँ। देखो सर, बैंक निफ्टी के कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए, इंडेक्स में वेटेज किन कारणों से आती है, इसका एक मेथड है, फ्री फ्लोट, मार्केट कैप, प्रॉफिटेबिलिटी, तो एक बेंचमार्क है। तो जाहिर है बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप बेंचमार्किंग करेंगे तो 4 बैंक जिनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वही इसमें आएंगे। हिंदुस्तान के 4 सबसे बड़े कौन से बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, बैलेंस शीट साइड से मर्जर के बाद HDFC बैंक बन जाएगा। उसके बाद आप देखें ICICI बैंक है। नंबर 4 पर मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा आना चाहिए। उसके बाद फिर तो ये 4-5 बैंक ही हैं डिम्पी जिनकी वजह से मेन प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पूल जो होते हैं। तो इस बैंक निफ्टी में आप देखिए जो कमाल की बात ये हो रही है कि पिछले 6 महीनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्लैट है मगर कोटक और HDFC बैंक वापस आ रहे हैं। अगर आप मेरे से सही मायने में पूछें कि विच इज़ वन स्टॉक वेयर यू हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ अ गुड सेकंड हाफ, आई थिंक HDFC बैंक। मर्जर हो जाएगा, बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, नंबर अच्छे हैं, क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया है, सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स के अंदर FI ओनरशिप का उसको बेनिफिट मिलेगा। और अगर फॉरेन प्लेयर्स दोबारा आते हैं तो जाहिर सी बात है HDFC बैंक को काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखो सर, एक क्वेश्चन मेरा और भी है। मार्केट के अंदर जब FIs आता है ना, टिपिकली IT और बैंक में ज़्यादा ट्रस्ट करके आता है। बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग को पोस्ट देके वो IT की तरफ शिफ्ट कर जाए? ऐसा कुछ हो सकता है क्या इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर? देखिए, आपको
सपोज आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं और आप अमेरिका में बैठे हैं, तो आपको किस प्रकार की, और ये ध्यान दीजिएगा प्रियंका और मानसी इस पॉइंट पर, आप अगर अमेरिका में बैठे हैं और अगर आप एक अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपके सामने क्या है, यूएस रीजनल बैंक्स आर इन प्रॉब्लम, यूरोपियन रीजनल बैंक्स आर इन प्रॉब्लम, वहाँ पर अभी यूबीएस और क्रेडिट स्विस का विलय हुआ, तो जाहिर है वो सेक्टर हिल चुका है। जब रीजनल बैंक्स प्रॉब्लम में हैं तो उनको जब दूसरे बैंक्स ने बेल आउट कराया तो सबसे पहले रीजनल बैंक्स क्या करेंगे, वो अपनी बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ कम होगी। अगर वहाँ पर ग्रोथ कम होगी तो जो ग्रोथ है बैंकिंग सेक्टर में अमेरिका में पीक आउट हो गई है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ पिक आउट हो गई है। और अगर आप अमेरिका में देख रहे हैं तो आप देखें भाई मैं अपने बैंक्स में तो निवेश नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे स्लो डाउन आ रहा है। मुझे कौन सा ऐसा बड़ा सेक्टर दिखता है जहाँ पर ग्रोथ अच्छी है। तो चाइना एक प्रकार का ब्लैक बॉक्स हो चुका है, वहाँ पर जाना नहीं चाहता है। यू हैव नॉट मेड मनी इन चाइना बाय गोइंग देयर इन लास्ट 5 ईयर्स। फिर आप देखिए यूरोप के अंदर वहाँ पर अपनी समस्याएँ चल रही हैं। तो आपको इंडिया ही एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहाँ पर बैंक्स ग्रो कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, NPA साइकिल कम है और ग्रोथ अभी आगे और बढ़िया हो सकती है। तो अगर आप उस नज़रिए से देखें तो डिम्पी जो पूछ रहे हैं सही पूछ रहे हैं कि क्या रिस्क हो सकता है, मगर रिस्क मुझे इसलिए नहीं लगता है बिकॉज आईटी के अंदर ग्रोथ कम हो रही है, बैंक्स के अंदर ग्रोथ एक्सपैंड हो रही है। आईटी के अंदर जेन्युइन समस्या है, बैंक्स के अंदर जेन्युइन ग्रोथ है। ग्लोबली बैंक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडिया में एक्सपैंड हो रहे हैं। तो हर मायने में इस समय इंडियन बैंकिंग क्षेत्र मेरे हिसाब से एक अच्छी कगार पे खड़ा है। ऑलराइट, तो इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है यहाँ पर, और इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर्स में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। शुक्रिया निकुंज जी सारे एनालिसिस के लिए। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखें तो बैंक निफ्टी ने अपनी एटलीस्ट पुराना ऑल टाइम हाई तो छू ही लिया, लेकिन अब ऑल टाइम हाई नया शिखर जो है वो कभी भी आ जाएगा। लेकिन इस